हेलो। देखिए कि कल हम लोगों को सभी ने पढ़ा था इससे पीछे वाले लेक्चर में कि आज से हम लोग देखने था कि आज हम देखेंगे सत्याग्रह। इससे पहले हम लोगों ने चंपारण, खेड़ा ये सब देख चुके थे और होम रूल आंदोलन भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम इसे देखते हैं कि गांधी जी यहाँ स्थायी रूप से भारतीय राजनीति में सेटल हो जाते हैं। तो अब वो नए तरीके से होता क्या है कि आपको याद हो कि रॉलेट एक्ट आया था। रॉलेट एक्ट कब आया था श्वेता? 1919 में। 1919 में। रॉलेट एक्ट, देखिए घटना कुछ ये था कि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो लोगों से गांधी और जितने भारतीय नेता थे इन्होंने सोच इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध का फायदा उठाया कि अगर हम इस समय कांग्रेस अगर अंग्रेजों का सहयोग करती है तो बाद में जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तो अंग्रेज लोग कुछ हमारे लिए अच्छा प्रोविजन लाएंगे। लेकिन होता क्या है कि अंग्रेजों ने जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो एक रॉलेट एक्ट, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई और लाया गया रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में क्या था कि इसमें 3 जज थे, हाई कोर्ट के इसमें 3 जज थे। एक स्पेशल न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें 3 हाई कोर्ट के जज थे। इन्होंने क्या किया कि ऐसे कोई भी साक्ष्य, जो पहले क्या होता था कि साक्ष्य को देखा जाता था क्या ये सही है कि नहीं, लेकिन अब किसी भी आधार पे ये जो विशेष कोर्ट होता था यह एक विधि बनाया और यह जो भी प्रोविंस थे इनको राइट दिया कि आप अगर किसी पे भी आप संदेह, आपको लग रहा है कि संदेह है तो आप उसके खिलाफ बगैर वारंट के आप तलाशी कर सकते हैं, गिरफ्तारी कर सकते हैं। या जो अभी प्रत्यक्ष जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है या हैवियस कॉर्पस हमारे भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद के अंतर आता है? 32। हाँ, कि 32 के तहत हैवियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण का अभी जो अधिकार है ये कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को बंदी बना लिया जाता है तो वह कोर्ट के अपील कर सकता है कि वह कोर्ट के सामने पेश करें। यह अधिकार सिडनी रॉलेट के अंदर जो था इसको भी समाप्त कर दिया गया था। यह हुआ कि किसी भी व्यक्ति को अगर संदेह भी है किसी भी आधार पे तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता था। सिडनी रॉलेट जो एक्ट लाया गया था इसका मूल उद्देश्य यही था कि हम लोगों ने पिछले जो लेक्चर क्लास में पढ़ा था कि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तब भी क्रांतिकारी जो आंदोलन है वह चल रहे थे। जैसे आपने देखा था कि राजा महेंद्र प्रताप कहाँ पे समानांतर सरकार बनाए थे? बताइए, कोई बताए। सर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, हाँ। अफगानिस्तान में इन्होंने समानांतर सरकार बनाया था। तो जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां घट रही थी इसी को समाप्त करने के लिए, और यह देखा जा रहा है कि यह क्रांतिकारी गतिविधियां हैं यह कहाँ तक फैला हुआ है और इससे निपटने के लिए क्या कानून बनाया जाए। इसी पे सिडनी रॉलेट जो समिति बनी थी इसको अपनी सिफारिशें देनी थी। लेकिन इसने जो सिफारिशें में इन्होंने कहा था कि 3 न्यायालय का एक स्पेशल कोर्ट बनाया गया था 3 जजों का। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह था कि कोई भी ऐसा कानून तो हम युद्ध के समय तो बना सकते थे, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध हुआ समाप्ति के बाद तो शांति काल चल रहा था, तो उस समय इसकी कोई रेलेवेंसी नहीं थी। लेकिन अंग्रेजों ने जो भारत अपेक्षा कर रहा था कि अंग्रेज प्रथम विश्व युद्ध के बाद कुछ हमें अच्छा देंगे और कुछ नया करेंगे, लेकिन उन्होंने भारतीयों का दमन करने के लिए रॉलेट एक्ट पास किया था।
तो इसी को काला कानून कहा जाता है। और क्या कहा जाता है इसको? एक बहुत फेमस है, बताइए। सर ये सब बिना वकील बिना दलील के। हाँ, कि बिना वकील बिना दलील का इसे भी एक कानून कहा जाता है। तो यह हुआ कि जो रॉलेट एक्ट था, यह इतना भारतीयों के लिए असहनीय पीड़ा था कि यह बगैर किसी सबूत के भी लोगों को गिरफ्तार करा था। तो इसी जो अमानवीय कानून था, इसके खिलाफ भारत में क्या हुआ कि एक फरवरी 19 में यह हुआ कि हम फरवरी 19 में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध हम देशव्यापी आंदोलन चलाएंगे। तो इसके लिए एक सत्याग्रह, एक सेकेंड, कि हम सत्याग्रह, एक सभा गठित किया गया। सत्याग्रह सभा का काम यह था कि होम रूल के उस जो भी युवा सदस्य थे, इनके सहयोग से एक राष्ट्रव्यापी न्याय के आधार पे हमें विद्रोह करना था, जिसमें इन्होंने क्या किया कि हम उपवास रखेंगे, प्रार्थना पत्र और कानून का उल्लंघन करेंगे। इसी के बीच क्या होता है कि यह अब हुआ क्या कि सत्याग्रह जो सभा ने बनाया था कि हमें राष्ट्रव्यापी विद्रोह करना है, हड़ताल करना है, इसका एक डेट तय हुआ था कि 6 अप्रैल 1919 को करेंगे। लेकिन किसी बीच में यह जो समय है, इससे पहले हो जाता है सत्याग्रह। तो इससे क्या हुआ कि यह, एक सेकेंड, एक सेकेंड, कि 6 अप्रैल को जो तय तिथि तय थी, उससे पहले ही सत्याग्रह शुरू हो जाता है। तो इसको रोकने के लिए यह काफी व्यापक स्तर पे फैला कि कलकत्ता, बंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, यह इसमें ज्यादा हिंसक रूप ले लिया। और सरकार ने क्या किया कि इसका बलपूर्वक दमन किया। और इसी के बीच यह हुआ कि पंजाब के दो बड़े लीडर वह काफी प्रिय थे, जिनमें एक नाम था सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। डॉक्टर सत्यपाल का क्या हुआ कि इन दिनों को गिरफ्तार कर सरकार ने पाकिस्तान से बाहर ले जाने लगे। तो इसके खिलाफ 10 अप्रैल को भारतीय जो पंजाब के लोग हैं, वो और सरकार के आपस में टकराव हो जाता है, जिसमें गोलीबारी होती है, उसमें 5 अंग्रेज मारे जाते हैं। तो इसके लिए यह हुआ कि हम पंजाब, अंग्रेजों ने यह किया कि पंजाब में वो मार्शल लॉ लागू करेंगे। मार्शल लॉ लागू करेंगे तो उसके लिए, लागू करने के लिए और पंजाब में धारा 144 लागू करने के लिए जनरल डायर को भेजा गया। डायर को जो मुख्य उद्देश्य था लाने के लिए कि मार्शल लागू करना था और शांति स्थापित करना था। इन्होंने क्या हुआ कि 13 अप्रैल को सुबह ही 114 लागू कर दिया। और इसने कहा कि एक समूह में 3 से अधिक लोग कोई भी प्रदर्शन या जुलूस में सभा नहीं करेंगे, और सरकार के विरोध भी कोई भी ऐसा सभा सम्मेलन नहीं की जाएगी। लेकिन क्या हुआ कि 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन था, तो जो पंजाब के लोग थे, यह बैसाखी मनाने के लिए जो जलियांवाला बाग
एक जगह है, वहां पे लोग इकट्ठे हुए हैं। लेकिन उसी के बीच में भी कुछ ऐसे लोग थे जो जो स्थानीय कांग्रेस की समिति थी, उसके लोगों ने वहां पे दो बिल पास किया। एक यह एक उन्होंने मांग किया कि हम रॉलेट जो अधिनियम है इसको समाप्ति के लिए एक प्रस्ताव पास किया। दूसरा ये हुआ कि 10 अप्रैल को जो गोलाबारी की गई थी उसकी इस प्रस्ताव में निंदा की गई। इस बात की जैसे ही पता डायर को चलता है, डायर अपनी सैन्य टुकड़ी लेके आता है और पूरे पार्क को, जो बाग है, पूरा घेर लेता है। और कोई भी ऐसी जगह जहां से निकलने का होता था वहां पे सभी खड़े होकर गोलीबारी करवा दी। इससे काफी लोग मारे गए। तो इसी क्या हुआ कि इससे पूरे भारत में एक आक्रोश का माहौल फैल गया। और इसकी जांच करने के लिए अंग्रेजों ने 14 अक्टूबर 1919 को डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी, या लोकप्रिय जिसका नाम है हंटर, या हंटर कमीशन बनाया गया है। हंटर कमीशन का उद्देश्य यह था कि जो भी बॉम्बे, दिल्ली, पंजाब, यहाँ पे जो भी हिंसक घटनाएं हुई हैं उसके कारण क्या थे, या उससे निपटने के लिए कौन से उपाय हैं, इसके लिए हंटर कमीशन गठित किया गया था। हंटर कमीशन में कुछ भारतीय लोग भी थे, जिसमें चिमनलाल, हरिलाल सीतलवाड़, जगत नारायण, सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान, यह 3 लोग भारतीय जो थे इसके सदस्य थे। और इसने अपनी रिपोर्ट 1920 में सरकार को दी। इसमें सामान्य तौर पे डायर का निंदा की गई थी और उन्हें बताया कि यह इन्होंने जानबूझकर या ऐतिहासिक कार्रवाई नहीं की। और कांग्रेस की तरफ से जो जलियांवाला बाग कांड है इसकी जांच करने के लिए एक गैर सरकारी समिति का गठन किया गया, जिसमें मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, अब्बास तैयब जी, एम आर जयकर और महात्मा गांधी इसके सदस्य थे। इन्होंने बताया कि जनरल डायर को इन्होंने बर्बरतापूर्वक उसकी निंदा की और सरकार का भी इन्होंने निंदा किया। तो इसके बाद यह होता है कि इसी के बीच आप देखे होंगे कि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। तो प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त होता है तो जो ऑटोमन अंपायर जो तुर्की का था, इसने ऑस्ट्रिया और जर्मन के साथ इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध लड़ा था। और प्रथम विश्व युद्ध में इनकी हार हो जाती है। तो इस मुद्दे पर सरकार, जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश ने ऑटोमन अंपायर को बांट दिया। और ऑटोमन अंपायर का जो प्रमुख था वह खलीफा। खलीफा क्या होता था कि यह मुस्लिमों का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसमें मुस्लिम सभी विश्वास करते थे, वह प्रिय होते थे। उनमें यह हुआ कि जो खलीफा का पद है इसे समाप्त कर दिया जाएगा। तो इससे मुस्लिमों में एक रोष हुआ। और उसी में भी हम देखते हैं कि जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो जो, हेलो, आवाज तो आ रही है सही सभी को? जी सर, आ रही है आवाज। हाँ सर। हम्म। तो यह हुआ कि जो खिलाफत, हम देख रहे हैं कि खिलाफत के ऐसे कौन कौन से कारण रहे हैं कि खिलाफत शुरू हुआ, और असहयोग दोनों साथ में। हमने देखा कि प्रथम जब विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो इससे आर्थिक कठिनाइयां ज्यादा बढ़ गई थी। इससे जो आम जन लोग थे यह इनमें ज्यादा आक्रोश था। उसी बीच में हमने देखा कि जो रॉलेट एक्ट पास किया गया, जिसके बाद जलियांवाला बाग कांड हुआ, इससे भी पूरा भारत स्तब्ध था। और हंटर कमीशन जब बनाया गया तो उसने उन्हें दिखाया कि इससे जो पक्षपात किया गया था इससे भारतीयों की आंखें खुल गई। उन्होंने कहा कि अभी तक जो उदारवादी कांग्रेसी लोग थे इनको विश्वास था कि अंग्रेज का जो न्याय है, अंग्रेज का प्रशासन, यह प्रिय होता है। लेकिन अब इनकी भी आंखें खुल गई। और हंटर कमीशन में क्या हुआ कि जो डायर थे, डायर के पक्ष में ब्रिटेन में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसमें हाउस ऑफ लॉर्ड जो था उसने उनका समर्थन किया। और लंदन की एक पत्रिका है मॉर्निंग पोस्ट, उसने डायर के लिए 30,000 पाउंड भी जुटाया।
इससे भारतीयों जो उदारवादी थे इनकी आंखें खुल गईं। उसके बाद क्या हुआ कि भारत सरकार अधिनियम 1919, इसमें द्वैध शासन लागू किया गया। इससे यह माना गया कि जो सरकार है, ब्रिटिश सरकार, यह बस डॉल एडमिनिस्ट्रेशन लागू करना चाह रही है, न कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए है। उसी बीच हम देखते हैं कि 1916 में लखनऊ समझौता हो जाता है, जिसमें गरम दल और नरम दल दोनों एक हो जाते हैं, और उसी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक साथ ही संयुक्त अधिवेशन करते हैं और संयुक्त मांग करते हैं। तो इससे क्या हुआ कि एक ऐसा माहौल बन गया था, और जो जो अंतिम काम यह हुआ कि जो खलीफा थे, खलीफा का पोस्ट बांटना। तो इससे जो मुसलमान में थे, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खान, हसन इमाम, ये लोग का क्या हुआ कि इन्होंने खिलाफत खिलाफत मूवमेंट चलाया, और इन्होंने एक मांग रखी। जो खिलाफत कमेटी बनी थी, खिलाफत इन्होंने मांग कर रखा कि हम ये मांग रखते हैं अंग्रेजों से कि मुस्लिम धार्मिक स्थल पर जैसे पहले खलीफा का प्रभुत्व था, वैसे प्रभुत्व बहाल किया जाए। दूसरा ये था कि अब जो खलीफा का जो भूभाग था उसमें अब बढ़ा दिया जाए। इस मांग पे कोई भी अंग्रेज विचार नहीं करती है। तो 1919 में खिलाफत कमेटी जो बनी, वह बनी मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अजमल खां, हसरत मोहानी, इन चारों के नेतृत्व में एक खिलाफत कमेटी बनती है। प्रारंभ में इनका काम था कि यह सभा करती थी, धरना देती थी, याचिका। लेकिन बाद में यह हुआ कि पूरे ब्रिटिश का सशक्त प्रदर्शन के माध्यम से विरोध किया जाएगा और किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं किया जाएगा। इसी के बीच मुस्लिम लीग का 19 नवंबर 1919 को दिल्ली में आयोजन होता है। इसमें कुछ बातें तय हुई कि हम अंग्रेजी वस्तु जितनी भी है इसका विरोध करेंगे, और हम अंग्रेजों से मांग करेंगे कि जब तक तुर्की के जो शासन है वह खलीफा के अनुकूल नहीं हो जाता, तब तक हम इसका अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे। और एक अखिल भारतीय कमेटी का गठन किया जाता है, जिसका अध्यक्ष महात्मा गांधी को बनाया जाता है। यह इनका सम्मेलन प्रयागराज या तत्कालिक इलाहाबाद में होता है। गांधी जी ने कुछ मांगे रखी कि यह फरवरी 1920 में होता है। उन्होंने कहा कि गांधी जी की जो मांगे थी कि पहले ये थी कि जो पंजाब में नरसंहार हुआ वह गलत था, और सरकार को चाहिए कि इस पे खेद प्रकट करें। दूसरा इन्होंने मांग किया कि जो तुर्की का अभी उसको बांट दिया गया है उसके साथ नरम व्यवहार करें। और यह हुआ कि भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए नए तरीके खोजे जाएं, और इन्होंने चेतावनी दिया कि यदि इनकी मांगे मांगे नहीं जाती हैं तो व्यापक स्तर पे एक असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा। इसी बीच क्या होता है कि मई 1920 के सेब्रिज की संधि में तुर्की को विभाजित कर दिया जाता है, और उसके बाद जून 20 में ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी जो इलाहाबाद में हुआ, वहां पे कुछ प्रस्ताव पारित किया गया कि स्कूल, कॉलेज और न्यायालय जितने भी इसका बहिष्कार करेंगे। और 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त को असहयोग शुरू होना था, उसी के दिन बाल गंगाधर तिलक जी का मृत्यु हो जाता है। जो अगला यह हुआ कि जो प्रस्ताव गांधी जी ने पेश किया था, यह सितंबर 1920 में एक कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है। इसमें जो पंजाब का हिंसा हुआ था और खिलाफत, इन दोनों का मुद्दे पे हुआ कि इस पे विचार किया जाएगा। और इन्होंने ये कहा कि स्वराज की स्थापना होने तक इसमें प्रस्ताव रखा गया कि जब तक स्वराज मिल नहीं जाता तब तक असहयोग जारी रहेगी। कुछ कार्यक्रम पे हुआ कि जितने भी सरकारी शिक्षण संस्थाएं हैं इनका बहिष्कार करेंगे, न्यायालय का बहिष्कार करेंगे। न्यायालय का जब बहिष्कार किया जाएगा तो जो अब निर्णय देना होगा वह स्वदेशी जो पंचायत है उनके माध्यम से न्याय दिलाया होगा। विधान परिषद का बहिष्कार किया जाएगा।
लेकिन इस मुद्दे पर जो विधान परिषद का बहिष्कार कांग्रेस का लक्ष्य था, इस पे सी आर दास का मतभेद हो जाता है। सी आर दास कहते हैं, चाहते थे कि विधान परिषद का जो बहिष्कार है वह ना हो, क्योंकि अगले ही साल चुनाव होने वाले थे। और अगला जो कार्यक्रम पे इनका तय हुआ कि विदेशी वस्तुओं का हम बहिष्कार करेंगे और खादी उद्योग, चरखा चलाएंगे। जो है देसी वस्तु पे ज्यादा फोकस किया गया। और एक इनका अगला कार्यक्रम ये था कि जितने भी सरकारी उपाधियां हैं या अवैधानिक पद, इन सभी का त्याग किया जाएगा। और ऐसे कि जो सरकारी करों का भुगतान, जो सरकारी कर हैं उनका भुगतान ना करें। जितने भी सरकार उत्सव, जैसे आजकल छुट्टियां मनाई जाती है, अगर जितने भी छुट्टियां हैं उनका भी बहिष्कार किया जाए। और ये कहा गया कि सैनिक, मजदूर, क्लर्क, ये दोनों जो उस समय मेसोपोटामिया में जाने था, ये हुआ कि उसका हम विरोध करना चाहिए। और वार्षिक अधिवेशन जो कांग्रेस का 1920 में नागपुर में हुआ, उसमें जो भी प्रस्ताव हम लोग देखें कि विशेष अधिवेशन बुलाया गया था कांग्रेस को, इसमें यहाँ कांग्रेस द्वारा अनुमोदन को, इसका जो प्रस्ताव था उसको अनुमोदित कर दी जाती है। और इसी में कुछ रणनीतियों में परिवर्तन होता है। नागपुर आंदोलन, जो नागपुर का विशेष इनका, सॉरी, नागपुर का जो अधिवेशन है यह ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि यही में कांग्रेस में आमूलचूल परिवर्तन भी होता है। कि अभी जो कांग्रेस का लक्ष्य था कि हम संवैधानिक तरीके से स्वशासन की मांग करेंगे, लेकिन इसमें यह बदल जाता है। यह हुआ कि हम शांतिपूर्ण तरीके और न्यायोचित तरीके से स्वराज की प्राप्ति करेंगे। तो जो तरीका बदलता है, इससे कई ऐसे कांग्रेसी लोग थे जो नाखुश हो गए और उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया, जिनमें जिन्ना, एनी बेसेंट, जीएस कापरडे और बीसी पाल, ये चार लोग। और इसी के साथ एक और जो हमारे हैं बनर्जी, एस एन बनर्जी ने छोड़ के इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन बना लेते हैं। ये लोग क्या चाहते हैं कि संवैधानिक तरीके से ही स्वशासन प्राप्त करनी चाहिए, लेकिन 20 में यह बदल जाता है, इसलिए लोग बाहर हो जाते हैं। और 20 में यह हुआ कि कांग्रेस के जो संविधान है उसमें भी संशोधन किया गया। एक 15 सदस्यीय कार्यकारिणी कमेटी गठित की गई, जिनका काम का था जो डेली रूटीन के जितने भी वर्क हैं इनको ही देखना था। और लोकल लोकल बेस पे भी एक भाषाई आधार पे प्रांतीय कांग्रेस कमेटियां गठित की गई। और अभी तक जो शुल्क बहुत महंगे थे, अब सदस्यता शुल्क कम करके 4 आना कर दिया गया। और इसी में गांधी जी ने घोषणा किया कि स्वराज हम 1 साल के भीतर ही ले लेंगे। अब हम देखते हैं कि इसका प्रसार क्या रहा। इसमें ही रहा कि इसी के साथ असहयोग आंदोलन के साथ ही कुछ अध्ययन अध्यापन में, जिनमें काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की जाती है। बहुत सारे जो बहुचर्चित या विख्यात वकील थे, जिनमें मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सी आर दास, गोपालाचारी या सैफुद्दीन किचली, वल्लभ भाई पटेल, औड़ा आसफ अली, ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने वकालत से त्याग दे दिया। बहुत सारे विदेशी जो कपड़े हैं उनकी सार्वजनिक होली चलाई गई। इसे कपड़ों का होली चलाए जाने से यह हुआ कि अब हम लोग स्वदेशी पे बल दे रहे थे, तो कपड़े का निर्यात नहीं कर सक रहे थे। तो इस पे क्या हुआ कि आयात जो है वो एकदम कम हो गया, लगभग आधा हो गया। इसी आंदोलन में देसी शराब की दुकानों और ताड़ी की दुकानों पे महिलाओं ने धरना प्रदर्शन किया, दुकानें तोड़ दी। गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी। और इसी में एक फंड बनाया गया, तिलक स्वराज फंड, यह 1 करोड़ रुपए का था, लेकिन पैसा 1 करोड़ से ज्यादा इकट्ठा हुआ। और इसी में क्या हुआ कि कुछ समानांतर पुलिस की भांति हमारे स्वयंसेवक, जैसे आज का आरएसएस है, ऐसे ही कांग्रेस का स्वयंसेवक सिपाही हुआ करते थे जो पुलिस की भांति व्यवहार किया करते थे। और एक मुद्दा यह था कि जुलाई 1921 में जो अली बंधु हैं, इन्होंने कराची में जो मुस्लिम लीग का
सम्मेलन हुआ तो उसमें घोषणा किया कि जितने भी मुसलमान अंग्रेजी की सरकार में सेवा दे रहे हैं वह सेवा छोड़ दें, यह नहीं तो यह इस्लाम के खिलाफ हैं। तो इसका क्या हुआ कि बहुत सारे मुसलमानों ने जितने भी अंग्रेजों के में सर्विस दे रहे थे उन्होंने छोड़ दिया। और इसी में एक और कि मिदनापुर बंगाल का, गुंटूर आंध्र प्रदेश में, इसमें चिराला पराला चिराला पराला है मिदनापुर का, और गुंटूर में पेडानंडीपाड, यह एक यूनियन बोर्ड है, इनमें टैक्स लगाया जाता था, तो इसका विरोध किया गया था। हम देखते हैं कि असम में क्या हुआ कि असम में चाय बागान जो थे और बंगाल के रेलवे कर्मचारियों ने असहयोग आंदोलन के साथ ही वहां पे हड़ताल कर दिया था। असम में जो महत्वपूर्ण जो नेता थे वह है जेएम सेन गुप्ता। और इसी में क्या होता है, देखिए 10 मिनट बाद अभी यह शट डाउन हो जाएगा तो हम दोबारा कनेक्ट होंगे ना, क्योंकि यहाँ जूम में 40 मिनट का देता है। और 1921 के आंदोलन के समय, असहयोग आंदोलन के समय ही अवध में किसान आंदोलन होता है, एका आंदोलन चलता है, और आपके मालाबार एरिया में मोपला विद्रोह हम लोगों ने जब विद्रोह पढ़ रहे थे तो उसी में किसान आंदोलन में हमने पढ़ लिया था। और इसी में पंजाब में भी हमने समाज सुधार आंदोलन के समय पंजाब में मोहनतो आंदोलन चला था। अब हम देखते हैं कि कौन से वर्ग ने पार्टिसिपेट किया था इसमें, कि मध्य वर्ग। अब मध्य वर्ग भारतीय राजनीति के मध्य में आ गई थी, एकदम साथ साथ इसका साथ दे रही थी। महिलाएं, अभी तक जो महिलाएं घरों के चार दीवारी में थी, अब महिलाएं आंदोलन में भाग ले रही थी। इन्होंने क्या किया कि पर्दा प्रथा का इन्होंने त्याग किया और अपने जो भी आभूषण थे उसको बेचकर इन्होंने तिलक जो फंड है उसमें इन्होंने पैसा जमा किया। शराब की दुकानों, ताड़ी की दुकानों पे धरना प्रदर्शन किया। विद्यार्थी भी इसमें भाग लिए थे, किसान भी भाग लिए। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात रहा कि जो खिलाफत के साथ हिंदू और मुस्लिम दोनों एक हो गए थे, इसमें व्यापक स्तर पे एकता देखी गई। यह ऐसी एकता थी जो न इससे पहले देखी गई थी हिंदू मुस्लिम की, न इससे बाद जितने भी आंदोलन होते हैं उसमें देखी जाती हैं। इसी में यह हुआ कि 1 फरवरी 1922 को 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने घोषणा किया कि जितने भी राजनीतिक बंदी हैं, क्योंकि जब आंदोलन चलने लगा तो बहुत सारे लोगों को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था, तो गांधी जी ने कहा कि जितने भी राजनीतिक बंदी हैं उन्हें बिना शर्त के रिहा कर दिया जाए। और नागरिक स्वतंत्रता, जो नागरिक स्वतंत्रता है कि वह अंग्रेजों का खिलाफ बोल सके, यह सब उनकी बहाल कर दिया जाए। अभी प्रेस प्रेस पे क्या हुआ कि जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तभी इस पे नियंत्रण लग गया था, तो इसमें मांग की गई कि प्रेस पे नियंत्रण हटा लिया जाए। और अगर अंग्रेज लोग गांधी जी की यह मांग नहीं मांगते हैं तो बारदोली, जो अगला सेशन कांग्रेस को होगा बारदोली में 1922 में, उसमें कांग्रेस एक सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ेगी। लेकिन इसी बीच में कुछ घटनाएं घट जाती हैं। चोरा चोरी, बताइए चोरा चोरी कहाँ पे है? गोरखपुर। हाँ, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। गोरखपुर यूपी, हाँ सही है। तो क्या हुआ कि चोरा चोरी 5 फरवरी क्या होता है कि जितने भी कांग्रेसी थे यहाँ जा रहे थे, लेकिन पुलिस वाले थे, उन्होंने एक जो आंदोलन करता था उसको पकड़ के पीटने लगे। इससे दोनों के बीच झड़प हो जाती है और ज्यादा से ज्यादा जनता जो थी वह थाने की तरफ चल देती है। जब थाने की तरफ जाती है तो थाने को पूरा घेर लेती है और पूरे थाने में आग लगा देती है। तो इससे क्या हुआ कि 22 पुलिस वाले जल के मर जाते हैं। तो इसके खिलाफ क्या हुआ कि गांधी जी का मानना था कि जो आंदोलन है यह अहिंसा, इनका गांधी जी का अहिंसा भी विचार था, सत्याग्रह पे इनका विश्वास होता था।
तो गांधी जी ने ये अहिंसात्मक आंदोलन चलाया था, लेकिन इसमें चूंकि हिंसा हो जाती है, तो गांधी जी अब क्या करते हैं कि बरदोली में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसे वापस ले लेते हैं। एक कारण यह भी था, बताया जाता है कि गांधी जी का मानना था कि जो जनता का जो साहस है संघर्ष करने की, यह ज्यादा समय तक नहीं चल सकती। इसलिए भी गांधी जी ने देखा कि काफी जो आंदोलन है लंबा खिंच रहा था, इसलिए वापस कर लिया। लेकिन जो मूल कारण यही है कि गांधी जी कहे थे कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन चोरी चौरा कांड में जो हिंसा हुई, इसकी वजह से आंदोलन वापस ले लिया जाता है। तो इससे क्या हुआ कि कई सारे जो कांग्रेस के लीडर थे, उनको लगा कि यही समय अच्छा था कि हम भारत को आजाद करा सकते थे, जिनमें सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने गांधी के इस निर्णय का विरोध किया और इसी पे गांधी जी को 6 साल की जेल हो जाती है। गांधी जी ने यहाँ पे जब इनको गिरफ्तार कर लिए जाते थे, इन्होंने कहा कि अब से जो कांग्रेस का जो ध्येय होगा, कांग्रेस का जो कार्य होगा, अब रचनात्मक कार्य करने का। रचनात्मक कार्य में ये लोग क्या करते थे कि खादी को लोकप्रिय बनाना, राष्ट्रीय स्कूल, अब जो है देसी स्कूल को खोला जाना, शराबबंदी के विरुद्ध अभियान चलाते थे, अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए अभियान चलाना, या ऐसे काम करना जिससे हिंदू और मुस्लिमों में एकता स्थापित हो। इसी में अगला अगला हम देखते हैं कि जब गांधी जी जेल में चले जाते हैं, तो कांग्रेस का जो अभी आप हमने पढ़ा था कि जो सी आर दास हैं, सी आर दास कहते हैं कि जब गांधी जी ने बताया था कि हमें विधानसभा का भी विरोध करना है, इसका चुनाव होने वाला था, तो इसी मुद्दे पे लेके कांग्रेस का दो बांट हो जाता है। सी आर दास, मोतीलाल नेहरू और अजमल खान, ये तीन लोग कहते हैं कि इन्होंने क्या किया कि एक अलग स्वराज परिवर्तन समर्थक या स्वराज पार्टी का गठन किया। इन्होंने कहा, इनका मानना था कि हम लोग क्या करेंगे कि विधानसभा जो विधान परिषद है, इसके सदस्य जब चुने जाएंगे, तो कोई भी ऐसा कार्य अगर भारत विरोधी प्रस्ताव या बिल पास हो रहा होगा, तो हम लोग वहां पे जो इनकी विधान असेंबली है, इसको हम लोग चलने नहीं देंगे। इनका मतलब था कि हम अंदर से प्रवेश करेंगे, अंदर से प्रयास करेंगे कि यहाँ ठीक से कार्रवाई ना चले। लेकिन जो गांधी में विश्वास करते थे, गांधीवाद में, उनमें वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, ये लोग कहते थे कि गांधी जी ने जो कह के गए हैं कि हम रचनात्मक कार्य करेंगे, अगर कोई चुनाव में लड़ता है तो क्या करेगा कि जो रचनात्मक कार्य है यह धीमा आ जाएगा इसमें। इसलिए इनको कहा गया कि नो चेंजर। और दोनों में गया में सम्मेलन होता है जिसकी अध्यक्षता सी आर दास होते हैं और महामंत्री मोतीलाल नेहरू। इसमें क्या हुआ कि स्वराज ने जो एक प्रस्ताव पारित किया कि इसमें चुनाव लड़ा जाए, लेकिन जो परिवर्तन विरोधी थे, इन्होंने प्रस्ताव का जोर शोर से विरोध किया। इससे सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, इन्होंने कांग्रेस छोड़ के एक अलग दल ही गठित कर लिया, जिसका नाम था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, जिसमें अध्यक्ष सी आर दास बने और सचिव मोतीलाल नेहरू। इसके बाद यह होता है कि स्वराजियों को लगने लगा कि अकेले ही कोई दल, चाहे नो चेंजर हो चाहे चेंजर, यह दोनों सेपरेट होके अंग्रेजों का विरोध नहीं कर सकते थे। और जनता का पूरा विश्वास न तो चेंजर जो चेंजर है और नो चेंजर, इन दोनों में नहीं था। और दोनों लोग का मानना था कि नेतृत्वकर्ता जो है वो गांधी को ही होना चाहिए, इन्हीं के नेतृत्व में ही एक विशाल आंदोलन खड़ा हो सकता है। तो इन्होंने क्या किया कि 1923 में गांधी दास समझौता होता है। सी आर दास और महात्मा गांधी दोनों ने एक समझौता किया। इसमें कुछ बातों पे
आम सहमत कायम हुआ। आम सहमति यह कायम हुआ कि अभी तक जो कांग्रेस विरोध करती थी कि हम विधान परिषद में चुनाव लड़ने का, अब कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस का एक समूह के रूप में जो स्वराज पार्टी है, कांग्रेस का ही एक पार्ट होते हुए यह चुनाव में लड़ेगी। और जो स्वराज पार्टी बनी, इन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि कांग्रेस का जो मत था कि चुनाव का बहिष्कार, चुनाव में नहीं जाना है, चुनाव का बहिष्कार करना है, उसको छोड़ के बाकी सभी कांग्रेस की शर्तें इन्होंने मान लिया। इसी बीच में कुछ महत्वपूर्ण यह हुआ कि अभी रोलेट एक्ट पारित हुआ था, जलियांवाला बाग कांड हुआ था, तो इससे जो क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारियों में काफी आक्रोश हुआ। और जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन शुरू किया, तो इससे क्रांतिकारी जितने भी थे, इन्होंने कांग्रेस का पुरजोर सहायता किया और अपने अपने क्षेत्र में असहयोग आंदोलन सफल बनाने के लिए